आज हम बात कर रहे हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। क्लास 9 CSE की बात करें तो प्रेशर इन फ्लूइड इसी नाम से ही चैप्टर है और बाकी CBSE और बाकी बोर्ड्स में भी है। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले ये जानना है कि पढ़ने क्या जा रहा है, ये जरूरी है जानने का, ताकि दिमाग में हम जब कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको तो आपका माइंड मेकअप हो कि वो एग्जाम्पल पूरी तरीके से आपको बैठ जाए दिमाग में। अदरवाइज लगातार बिना किसी इंट्रोडक्शन के यदि शुरू हो जाएगा क्लास तो शायद आपको उस क्लास के उसके एग्जाम्पल से उसके डेफिनेशन से खुद को कोरिलेट करने में थोड़ा सा समय लगे। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्यों जानना जरूरी है कि जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो पहले हमको जान लेना चाहिए कि क्या है। तो जानना ये जरूरी है कि जो भी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसका एटमॉस्फेयर हमारे दिमाग के आसपास क्रिएट हो जाना चाहिए। और एटमॉस्फेयर क्रिएट तभी होगा जब हमें पता हो कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। जैसे यदि आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो आपके आसपास क्रिकेट, उसके प्लेयर्स, उसके ग्राउंड, बैट्समैन, सारी चीजें ऑटोमेटिक क्रिएट रहती है। कोई पूछेगा तो आप क्रिकेट की बात हो रही है तो आप किसी एक्टर का नाम नहीं लेंगे। उसी तरीके से फिल्मों की बात हो रही है तो आप किसी क्रिकेटर का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट जो है ना वो क्लियर हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे कि है धमाल मूवी में वो बोलता है कि प्लेन उड़ाने से पहले प्लेन के बारे में जानना चाहिए। तो वहां पे तो जोक है, लेकिन यहाँ पे हकीकत है कि हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जिस चीज़ की स्टडी करने जा रहे हैं, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो एज द नेम सजेस्ट द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होती है? फ्लूइड्स का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ना है डिटेल में। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी ये जानिए कि यदि फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं तो जो चीज फ्लो कर सके। फ्लूइड्स का मतलब कि जो की चीज फ्लो कर सके। फ्लो का मतलब क्या होता है? तैरना, बहना। तो क्या फ्लो करता है? क्या ये मार्कर फ्लो कर रहा है? क्या इस मार्कर को यदि हम जमीन पे रख दें तो क्या ये मार्कर फ्लो करेगा? नहीं करेगा ना। ये मार्कर तो यहीं पे रहेगा, ये फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये फ्लूइड नहीं है। ये बोर्ड यहाँ पे टंगा हुआ है तो क्या ये फ्लो कर रहा है? नहीं, ये बोर्ड यहाँ पे टंगा हुआ है, ये फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, आप चेयर रख दीजिए जमीन पे, अपना मोबाइल रख दीजिए, अपने बुक्स रख दीजिए, अपनी कॉपी रख दीजिए, तो इसमें से कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जा रही है। इसका मतलब ये फ्लो नहीं करता है। यानी कि ये जितने एग्जाम्पल्स हमने लिया ये है क्या? ये सॉलिड्स हैं, यानी कि सॉलिड फ्लो नहीं करता है, तो सॉलिड फ्लूइड्स का एग्जाम्पल नहीं हुआ। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि यानी मतलब ये है हमारा कि सॉलिड जो है वो हमारा सॉलिड जो है वो फ्लूइड नहीं। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट लिक्विड। तो क्या लिक्विड फ्लो करता है? हाँ भाई, लिक्विड फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है? एक पानी लीजिए और पानी को गिराइए हाथ पे, यहां से यहां फ्लो करने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आपने लिया पानी और हाथ पे जैसे गिराते हैं तो देखिए ये पानी फ्लो कर रहा है ऐसे। तो यानी कि पानी फ्लो कर रहा है, यानी कि पानी का मतलब केवल वाटर नहीं हुआ। लिक्विड का कोई भी चीज ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, या बहुत सारे और भी चीजें, केमिकल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, जूस ले लीजिए, तो ये सारी चीजें फ्लो करती है, तो ये फ्लूइड्स हो गए। तीसरी चीज क्या है? गैस। गैस क्या फ्लो करती है? हाँ बिल्कुल करती है। गैस में यदि घर में आपके सिलेंडर लगा हुआ है और आपने गैस को ऑन कर दिया तो तुरंत ही पूरे कमरे में बाहर कोई बैठा रहेगा वो भी लग जाता है, उसको भी पूछता है कि घर में गैस खुली हुई है क्या। या आप अपने कमरे में जाके और परफ्यूम खुद पे छिड़क रहे हैं तो बाहर भी कोई थोड़ी दूर पे बैठा होगा, उसको पता चल जाएगा, पूछेगा आपसे परफ्यूम लगा हो क्या, या कोई परफ्यूम लगा क्या है क्या। क्यों? क्योंकि फ्लूइड, क्योंकि लिक्विड या गैस ये दोनों क्या होती है? फ्लो करती है। फ्लो का मतलब कि स्पॉन्टेनियस, अपने आप
ऐसे ऐसे जाती है दूसरी जगह पे, अपने आप जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड एज वेल एज गैस दोनों ही चीजें फ्लो करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड और गैस इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये दोनों फ्लूइड्स का एग्जाम्पल है। इट मीन्स नाउ वी कम ऑन द कंक्लूजन दैट कि लिक्विड भी फ्लो कर सकता है और गैस भी फ्लो कर सकता है, यानी कि ये दोनों सॉलिड को छांट दिया, ये दोनों सॉलिड को छांट दिया, लिक्विड और गैस ये फ्लो करते हैं, इसलिए इनको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। क्लियर? लिक्विड एंड गैस ये दोनों क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, इसलिए हम इसको फ्लूइड्स बोलते हैं। तो फ्लूइड्स का मतलब हुआ कि लिक्विड और गैस का फ्लो करना, ये हमारा फ्लूइड्स हो गया। ठीक है। दूसरा सेकंड क्या है? सेकंड है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है पढ़ते, यानी कि हम इस चैप्टर में लिक्विड और गैस में प्रेशर की बात करेंगे। तो अब बात करने के लिए जो सबसे पहला टर्म है वो है आपका थ्रस्ट। क्या क्या पढ़ना है? थ्रस्ट पढ़ना है आपको, प्रेशर पढ़ना है, दोनों की यूनिट पढ़ना है, पास्कल लॉ पढ़ना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ना है, फोर्स अफेक्टिंग जो प्रेशर को अफेक्ट करेगा वो पढ़ना है, और किस तरीके से प्रेशर इंक्रीज करेंगे और किस तरीके से प्रेशर डिक्रीज करेंगे, ये दोनों चीजें पढ़नी। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज थ्रस्ट। व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? थ्रस्ट का मतलब ये होता है कि ये आपका मान लीजिए कि कोई सरफेस है, क्लियर? यदि ये कोई सरफेस है तो इस सरफेस पे फोर्स ऐसा भी लग सकता है, इस सरफेस पे फोर्स ऐसे भी लग सकता है, इस सरफेस पे फोर्स ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, किसी भी तरीके से, यानी कि a force can be exerted to any surface by many directions। कई तरीके से किसी भी सरफेस पे फोर्स अप्लाई किया जा सकता है। जो फोर्स परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है? नॉर्मल होता है, जो 90 डिग्री के एंगल पे होता है, ये फोर्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किससे? सरफेस से। किस सरफेस पे? जिस सरफेस पे ये फोर्स लगाया जा रहा है, यानी कि वो फोर्स जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, किससे? जिस सरफेस पे ये एग्जर्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। यानी कि थ्रस्ट इज द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी सरफेस। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहां से शायद कुछ लोगों को ना समझ में आया हो। ये मान लिया कि एक बुक, इसमें मानने वाली कोई बात ही नहीं क्योंकि बुक ही है, इसमें मानने वाली कोई बात नहीं है। क्लियर? ये मार्कर है मान लिया, इसमें मानने वाली कोई बात नहीं क्योंकि ये मार्कर ही है। तो ये बुक है और ये मार्कर है। ये बुक का एक सरफेस है, ये सरफेस है। अब इस पे ऐसे भी हम फोर्स लगा सकते हैं मार्कर से, ये टेढ़ा है देखिए, ऐसे भी फोर्स लगा सकते हैं, ऐसे भी फोर्स लगा सकते हैं, ऐसे भी फोर्स लगा, ऐसे भी फोर्स। लेकिन यदि फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे नॉर्मल लग रहा है, यदि फोर्स 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इस फोर्स को हम बोलेंगे थ्रस्ट। यानी कि एनी फोर्स lying on any surface normal to the surface is called thrust। किसी भी सरफेस पे उस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी कि नॉर्मली यदि कोई फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया कि कोई भी सरफेस है, यदि यहां पे कोई भी सरफेस है, यदि यहां पे ये सरफेस है, इस पे अब आपसे पूछा जाए ये थ्रस्ट होगा नहीं होगा, ये थ्रस्ट होगा नहीं होगा, ये थ्रस्ट होगा नहीं होगा, ये थ्रस्ट होगा जो कि इस सरफेस से परपेंडिकुलर लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा है।
तो थ्रस्ट दिमाग में हमारे आ गया, द नॉर्मल फोर्स, द परपेंडिकुलर फोर्स, द फोर्स एक्टिंग 90 डिग्री विद द सरफेस इज थ्रस्ट। क्लियर? नाउ थ्रस्ट की यूनिट क्या होती है ये जानने के पहले, थ्रस्ट की यूनिट क्या होती है ये जानने के पहले ये जान लीजिए कि थ्रस्ट की वैल्यू कितनी होगी, थ्रस्ट की वैल्यू कितनी होगी। थ्रस्ट यदि निकालना हो किसी का, जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं यहां पे, तो हम इस सरफेस पे खड़े हैं, तो हम भी तो 90 डिग्री पे खड़े हैं, ऐसे टेढ़े तो खड़े नहीं है, ऐसे टेढ़े खड़े नहीं, नॉर्मल खड़े हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं जहां से हम खड़े। इसका मतलब कि हम जिस सरफेस पे खड़े हैं वहां पे हम थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? यदि हम थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उस थ्रस्ट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। क्लियर? अब माना कि यहां पे कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, तो इस सरफेस पे मान लीजिए कि ये नॉर्मल लगा रहा है, ये नॉर्मल लगा रहा है और ये नॉर्मल है ऐसा फोर्स। क्लियर? अब कहते क्या है, थ्रस्ट इक्वल टू फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस, यही तो हुआ, थ्रस्ट इक्वल टू फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा, फोर्स इक्वल टू होता कितना है, यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, यानी कि फोर्स इक्वल टू हो जाएगा पर mg, जहां पे g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स कितना, थ्रस्ट कितना लगाएगा, जितना इसका वेट होगा। क्या लगाएगा? जितना इसका वेट होगा। यानी कि हम यदि किसी भी, यदि यहां पे ये सरफेस है, ये यदि यहां पे कोई सरफेस है और हम ऐसे कोनी से ऐसे इस पे फोर्स थ्रस्ट लगा रहे हैं नॉर्मली, तो थ्रस्ट इसमें कितना लगेगा, जितना इसका वेट है। ठीक है, यहाँ पे तो हम अप्लाई कर रहे हैं, हम इसको कंधे से और वजन दे सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि नहीं है, ये सिंगल चीज है, तो जितना इसका वेट है, यानी कि थ्रस्ट कितना होता है, वेट ही होता है। वेट की वैल्यू जो होती है वही आपकी थ्रस्ट की वैल्यू हो जाएगी, या जो फोर्स लगाएगा, फोर्स कितना होगा, mg, वेट कितना होगा, mg, यानी कि थ्रस्ट इनडायरेक्टली क्या होगा, वेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि किसी दूसरे प्लेन पे लगा रहा है। अब थ्रस्ट की यूनिट क्या होगी, थ्रस्ट की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ थ्रस्ट, हमने कहा थ्रस्ट है क्या, फोर्स है। जब थ्रस्ट फोर्स ही है, यानी कि थ्रस्ट की यूनिट क्या होगी, वही यूनिट होगी जो फोर्स की होगी। तो फोर्स यूनिट क्या होती है, MKS सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो थ्रस्ट की यूनिट भी MKS सिस्टम में होगी, न्यूटन। सिमिलरली CGS सिस्टम में थ्रस्ट की यूनिट क्या होगी, डायन। डाइन नहीं, डाइन मतलब चुड़ैल, यहां पे होगा डायन, DYNE। क्लियर? यानी कि थ्रस्ट की यूनिट CGS सिस्टम में हो जाएगी डायन। एक और फोर्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है, एक यूनिट होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। तो ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स की क्या होती है, ग्रेविटेशन क्या होती है, KGF, किलोग्राम फोर्स, तो हो जाएगी आपका KGF। यानी कि द यूनिट ऑफ थ्रस्ट in MKS system, unit of thrust in MKS system is Newton, unit of thrust in CGS system is dyne, and unit of thrust in gravitational unit system is ASIA. now होता कितना है, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10 to the power 5 dyne। क्लियर? तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है आपका 10 to the power 5 dyne। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब थ्रस्ट के बाद हम बात करेंगे, थ्रस्ट और थ्रस्ट की यूनिट पढ़ ली। यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऑफ थ्रस्ट इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट MKS में न्यूटन, CGS में डाइन, ग्रेविटेशनल में KGF। अब बात करेंगे हम प्रेशर की, थ्रस्ट के बाद नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे प्रेशर की।
प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो सिंपल सा आप लिख लीजिए, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट कैसे भाई? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, प्रेशर का मतलब क्या हुआ? प्रेशर का मतलब ये हुआ, यदि कोई भी सरफेस है, ठीक है, कोई भी सरफेस है और वो सरफेस, यदि वो सरफेस, कोई भी सरफेस है यदि, और उस सरफेस पे कुछ भी आपने रख दिया, कोई भी सरफेस है और उस सरफेस पे कुछ भी आपने रखा, तो यदि उस सरफेस पे आप कुछ भी रख रहे हैं तो उस सरफेस का जो टोटल वेट हुआ, उस सरफेस का जो टोटल भार हुआ, वो आपका उस सरफेस के लिए थ्रस्ट हो जाएगा। लेकिन यूनिट एरिया पे, एकांक एरिया पे, वन एरिया पे जो थ्रस्ट लगता है उसको बोलेंगे प्रेशर। यानी कि यदि आप थोड़ा सा और पढ़ लें तो आपका हो जाएगा प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अच्छा, थ्रस्ट को क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स। तो थ्रस्ट प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। यही तो हुआ। प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, या प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। इट मींस किसी भी सरफेस की एकांक एरिया पे, यूनिट एरिया पे जितना फोर्स अप्लाई होता है, जितना नॉर्मल फोर्स अप्लाई होता है, उसी को बोलते हैं प्रेशर। यदि यहां पे एक सरफेस था और इसकी सरफेस एरिया कैपिटल ए है, इस सरफेस की सरफेस एरिया कैपिटल ए है, ठीक है, और इस पे जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो F है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा? थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। यहां पे प्रेशर को डिनोट करते हैं P से, तो यहां पे नॉर्मल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? F, यानी कि F अपॉन एरिया की जगह पे E, तो P इक्वल टू F अपॉन E। क्लियर? तो प्रेशर इज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया और प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब अपना स्टाइल वही है, किसी चीज की यूनिट निकालने का। हमको प्रेशर की यूनिट निकालनी है। क्या करना है आपको? प्रेशर की यूनिट निकालनी है। तो प्रेशर की यूनिट कैसे निकालेंगे हम? प्रेशर की यूनिट निकालना है तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पे लिखे यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ एरिया। क्लियर? अब यूनिट ऑफ फोर्स कितना होता है? न्यूटन। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रेशर की यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि यूनिट ऑफ प्रेशर इन MKS, MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। जब डिस्टेंस की यूनिट मीटर में, वेट की यूनिट किलोग्राम में और टाइम की यूनिट सेकंड में मेजर किया जाए तो उसको बोलते हैं MKS सिस्टम। यानी कि यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ एरिया। इट मींस कि यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिमिलरली यूनिट ऑफ प्रेशर इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा? सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा? सीजीएस सिस्टम में यहाँ पे न्यूटन की जगह पे क्या होता है? अभी पढ़ाया डाइन अपॉन मीटर स्क्वायर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यूनिट ऑफ pressure in MKS system is Newton per meter square and unit of pressure in CGS system is dyne per centimeter square.
अब इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। तो पास्कल किसको बोला हमने, पास्कल हमने बोला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हमने क्या बोल दिया, आपका पास्कल बोल दीजिए। अब पास्कल को हमें डिफाइन करना है। पास्कल की डेफिनेशन बहुत आसान है, बिल्कुल फ्री माइंड से। कोई भी चीज फिजिक्स में हमें याद नहीं करनी है। देयर इज नो नीड टू लर्न एनीथिंग। किसी चीज को हमें रट्टा नहीं मारना है, यूनिट निकालनी है, सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई भी चीज है उसकी यूनिट निकाल दिए, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखिए, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग सारी यूनिट रख दीजिए और उसमें काट छीट करके जो फाइनल बचा उसको बोल दीजिए, वही उसकी यूनिट है। पास्कल को डिफाइन करना है। इसके पहले हम न्यूटन को, डाइन को, सबको डिफाइन कर चुके हैं। थोड़ा सा वहां से आइडिया लेते हैं, नहीं भी है तो फ्रेश यदि है तो आप समझिए। पास्कल को यदि हमें डिफाइन करना है तो सबके पहले 1 लगा दीजिए, यानी कि 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर? 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। सबके पहले हमने 1 लगा दिया। क्लियर? अब देखिए है क्या, ये एक सरफेस एरिया है और ये इस पे फोर्स लग रहा है या थ्रस्ट लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। क्लियर? अब हमने किया कि फोर्स को हमने क्या मान लिया, फोर्स को हमने मान लिया 1 न्यूटन। क्लियर? एरिया, ये जो एरिया है हमने इसको क्या मान लिया, 1 मीटर स्क्वायर। तो यदि इसकी वैल्यू, इसके किसकी, इसके किसकी, फोर्स की, तो यदि फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन है और यदि इसकी वैल्यू, इसकी किसके अगेन, एरिया की कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर, तो जो प्रेशर हुआ वो कितना होगा, 1 पास्कल। इट मींस, अब डेफिनेशन क्या बनी कि 1 न्यूटन का फोर्स, फोर्स हम बोल रहे हैं तो आप नॉर्मल फोर्स दिमाग में रखिएगा या थ्रस्ट रखिएगा। यदि 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगाया जाए तो प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल, या प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल इफ a force of a normal force of 1 Newton is applied on the area of 1 meter square. Clear? Pressure is said to be 1 Pascal. प्रेशर को 1 पास्कल कहेंगे। कब कहेंगे, जब 1 न्यूटन का फोर्स कितने एरिया पे लगाया जाए, 1 मीटर स्क्वायर पे। सबको 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 मिक्स करिए और मिक्स करा के एक चीज निकाल दीजिए। कैसे, प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल इफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड टू द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई पास्कल की वैल्यू की। अब हमारा अगला टॉपिक है, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू हम मेजर करते हैं, वैसे तो आगे वाले पार्ट में इसको कंप्लीटली पढ़ना है, लेकिन यदि बैरोमीटर में, इसमें बैरोमीटर में 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर Hg को सी लेवल पे रखा जाए तो वो जितना प्रेशर लगाएगा उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या हुआ, यदि बैरोमीटर में 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर, जो भी है समझ लीजिएगा, ये कहिए चाहिए कि चाहिए
बात देखिए, तो यदि 76 सेंटीमीटर Hg मतलब पारा मतलब मरकरी को यदि बैरोमीटर में रखा जाए और इस पूरे प्रोसेस को सी लेवल समुद्र, क्योंकि प्रेशर डिपेंड करता है हाइट पे, तो यहाँ पे हाइट कुछ और है, उत्तराखंड में जाएंगे हाइट कुछ और हो जाएगा, मसूरी में जाएंगे हाइट कुछ और, हाइट क्या होती है चेंज होती है, तो प्रेशर भी चेंज होता है। तो एक हमें क्या मानना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। तो यदि इसको इतने सेंटीमीटर पारे को सी लेवल पे रखा जाए तो वो जितना प्रेशर एग्जर्ट करता है उसी प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर exerted by 76 centimeter of Hg when it is placed in a barometer and calculated at sea level, that it is said to be atmospheric pressure. Clear? Next. फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। क्लियर? एग्जाम में ये ध्यान देना, मैं अफेक्टिंग और इफेक्टिंग दोनों अलग अलग आते हैं, ठीक है। अफेक्टिंग और इफेक्टिंग दोनों में फर्क क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए इफेक्टिंग। प्रेशर जिन चीजों पे अपना प्रभाव डालता है, ठीक है ना, जैसे हम हैं, दो चीजें होती हैं कि हमारे ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है और दूसरा हुआ हम किसी के ऊपर कितना प्रभाव डालते हैं। तो हम जिस किसी के ऊपर जितना प्रभाव डालेंगे उसको हम इफेक्टिंग बोलेंगे। तो हमारे एग्जाम में यदि आ रहा है वही इफेक्टिंग, इसका मतलब कि वो जिस चीज के बारे में पूछ रहा है वो उन चीजों पे कितना प्रभाव डालता है। तो यदि हम प्रभाव डाल रहे हैं इफेक्टिंग, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो हो गया अफेक्टिंग। तो उसी तरीके से फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर का मतलब प्रेशर पे किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है। इट मींस कि किन किन फैक्टर से प्रेशर चेंज होता है, आइदर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, चाहे जो भी है, कि वैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वैसे कौन कौन से रीजन हैं, वैसे कौन कौन से कारक हैं जिनसे प्रेशर पे प्रभाव पड़ता है। जैसे यहां में क्लास चल रही है, पढ़ाई हो रही है, अभी कोई डिस्टर्ब हो जाए, कोई बैंड बाजा लेके आ जाए या कोई तेज में म्यूजिक सुनने लगे, ठीक है, या अचानक से लाइट चली जाए, क्लियर, अचानक से क्या हो गया लाइट चली जाए, या किसी स्टूडेंट की चेयर टूट गई अचानक से, तो इन सारी चीजों से क्लास क्या होगी डिस्टर्ब होगी। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए अफेक्टिंग द क्लास रूम। क्लियर हो गया ना। तो ये इसी तरीके से हमको ये पढ़ना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर, प्रेशर पे किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है। देखिए दो चीजों का प्रभाव पड़ता है, पहला एरिया और दूसरा फोर्स या वेट। कैसे 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 के लिए समझिए। प्रेशर होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा किसी भी सरफेस पे लगाया गया फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर पे एरिया से आपस में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप है यदि किसी भी सरफेस पे फोर्स लगाया जा रहा है, क्या किसी भी सरफेस पे फोर्स लगाया जा रहा है, हम ये सपोज कर रहे हैं कि ऑल केस में, हम ये सपोज कर रहे हैं कि हर एक केस में फोर्स जो है वो इक्वल है, फोर्स इक्वल है, फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। तो एरिया के घटने या एरिया के बढ़ने से प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो समझिएगा। कोई 10 केजी का कोई वेट है और उस 10 केजी के वेट को आपने किसी सरफेस पे रखा, ठीक है, आपने एक 10 केजी का वेट लिया, कोई भी
आपने क्या लिया, एक 10 kg का वेट लिया यहाँ पे, कोई ये सरफेस है और आपने 10 kg का वेट लिया, ठीक है। इसकी सरफेस एरिया इतनी है, तो इस पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा, मोर होगा। और यदि यही एरिया ज्यादा हो, एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल का मतलब ये है, जैसे हम बात कर रहे हैं पैरों की, पैरों की यदि हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि हम दोनों पैर से नीचे खड़े हैं, यहाँ पे देखिएगा, तो इस सरफेस पे पैरों की तरफ ये देख रहे हैं कि ये दोनों पैरों से खड़े हैं, तो जो अर्थ पे या इस फर्श पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो अभी कम होगा, कभी क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये सपोज कर लीजिए कि हमारा वेट 70 kg है, हमने सपोज कर लिया कि वेट हमारा कितना है, 70 kg। तो अभी जो 70 kg वेट है, तो हमारा दो पैरों के सहारे जब हम खड़े हैं, तो एक हम ये भी सपोज कर सकते हैं कि 35 kg और 35 kg दोनों पैरों तरह क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी कि 35 kg का प्रेशर ये लगा रहा है और 35 kg का प्रेशर ये पैर लगा रहा है, ठीक है। यानी कि एरिया ज्यादा है, दो पैरों का एरिया है, तो प्रेशर कम लग रहा है, 35 इसके द्वारा, 35 इसके द्वारा। लेकिन इन केस हम एक पैर से खड़े हुए, एक पैर से खड़े हुए, जब हम एक पैर से खड़े हुए तो पूरा का पूरा हमारा 70 kg का वेट, जो 70 kg का वेट है, अब हमारा दूसरा पैर जो सहायता करने के लिए था वो नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा 70 kg का जो वेट है वो किस पे लगा हुआ है, वो एक पैर पे लगा हुआ है। यानी कि इस केस में पूरा 70 kg का जो वेट है एक सिंगल पैर कर रहा है, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो जब दो पैर थे, दो पैरों के सहारे खड़े हैं, तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि एरिया क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। और जब एक पैर के सहारे कम हो गए तो प्रेशर बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि एरिया कम हो गया। इट मीन्स कि जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है किस पे, आपके एरिया पे। और कैसे डिपेंड करता है, जब एरिया इंक्रीज करती है, एरिया क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो प्रेशर क्या होगा हमारा, प्रेशर कैसे डिपेंड करता है, प्रेशर डिक्रीजेस with increase in area। और दूसरा हो गया प्रेशर increases with increase in force या weight। यानी कि एरिया बढ़ाने पे प्रेशर घटता है और एरिया घटाने पे प्रेशर बढ़ता है। इसका उल्टा है, फोर्स बढ़ाएंगे, यानी कि यदि हमने आपको एग्जांपल दिया था ना कि यदि 70 kg का हमारा वेट, तो हम जितना फोर्स लगा रहे हैं, यदि 170 kg का कोई आदमी खड़ा होगा तो क्या करेगा, वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो होता है ना कि भारी आदमी बैठ जाता है चेयर पे, तो कई बार चेयर टूट जाती है। क्यों टूट गई, क्योंकि वो जो प्रेशर लगा रहा है वो चेयर पे, वो प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि एरिया तो नहीं है ना चेयर की लंबाई चौड़ाई, उसी पे 40 kg का आदमी का बैठा लिए, उसी पे 140 kg का आदमी बैठा लिए, 140 kg वाला क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है। एक तो एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल कैसे लेते हैं, कील होती है, देखिएगा इसी में, अब यहां पे देखिए, ये दिखाई दे रहा है कील। तो कोई भी जब हम कील लेते हैं तो अक्सर उस कील का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो नुकीला होता है। लास्ट वाला पोर्शन नुकीला क्यों होता है, क्योंकि जब इस कील का जो लास्ट वाला पोर्शन जितना कम होगा, लास्ट वाला पोर्शन नुकीला का मतलब क्या होगा कि उसकी सरफेस एरिया क्या है, कम है, और जब उसकी सरफेस एरिया कम होगी तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब इस कील पे आप ऐसे यहाँ पे हथौड़ी से ठोकेंगे तो इसकी चूंकि लास्ट में नुकीला है, नुकीला का मतलब इसकी सरफेस एरिया कम है, जब कम है तो यहाँ से इसको ठोकने से इस पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, और प्रेशर ज्यादा लगने की वजह से ये आसानी से इस वॉल में एंटर कर जाएगा। यदि
दूसरी की ले लीजिए जिसका नुकीला ना हो, जो आपका चौड़ा हो, और तब उसको आप इस वॉल में लगाने की कोशिश करिए। तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हो सकता ना कर पाए। क्यों? क्योंकि इस कील का एरिया बड़ा है। तो जब एरिया बड़ा है तो ये प्रेशर क्या करेगा, कम लेगा। तो ये एग्जाम्पल है हमारे प्रेशर के एग्जाम्पल का। एक दो एग्जाम्पल्स आप और ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक चादर ले ली हमने, ठीक है, बड़ी सी चादर ले ली, और उस पे एक आदमी जो है ऐसे खड़े होके ऐसे ऐसे कूद रहा है, ऐसे ऐसे कूद रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यदि चादर थोड़ी सी कमजोर है तो वो फट जाए। क्यों? क्योंकि फिर वही बात, उसका जो वेट है पूरा 70 या 80 kg उसके दोनों पैरों के सहारे ही चादर पे पड़ रहा है, यानी कि कम जगह है, कम एरिया का मतलब प्रेशर जाते हैं। लेकिन वही आप ऐसे लेट जाइए सीधा सीधा, जब सीधा सीधा लेट जाएंगे तो आपका जो वेट है, ये मान लीजिए कि चादर है, ये चादर है, ठीक है, ये क्या बेडशीट है या कुछ भी है। तो जब अभी ऐसे खड़ा है सीधा सीधा, तो इस केस में भी इसका वेट कितना है, 70 kg है। और जब आदमी ऐसे लेटा हुआ है इस चादर पे, इस केस में भी इसका वेट कितना है, 70 kg है। लेकिन पहले केस में ये पूरा का पूरा 70 kg वेट इतने एरिया में, मान लीजिए ये एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा 70 kg का वेट कितने पे लग रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे लग रहा है। और यहाँ पे ये 70 kg का वेट 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये 70 kg वेट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये यानी कि प्रेशर डिपेंड करता है इस एरिया पे। एरिया जितना कम रहेगा प्रेशर उतना ज्यादा हो जाएगा, और एरिया जितना बढ़ाते जाएंगे उतना प्रेशर हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इस तरह के कई सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं जो इसको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। और जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमने बता दिया कील का, कि कील को नुकीला क्यों बनाया जाता है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि कील जितना नुकीला रहेगा, यानी कि एरिया उतनी कम है, और एरिया जितनी कम होगा उसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो एक चीज और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। जो बुक में भी शायद मिलती है, क्या है कि ये मान लीजिए कि वाटर, इस वाटर में कोई चीज ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी, तो ये अक्सर क्या होता है, डूब जाती है। क्यों डूबती है, क्यों तैरती है, ये तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ रोटेशन का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे अब जब कोई चीज ऐसे रखी है तो ये प्रेशर ज्यादा लगाती है यहाँ पे, और जब इसी चीज को ऐसे आपने हॉरिजेंटली रख दिया, पूरा इस चीज से रख लिया, तो क्या होगा, ये प्रेशर इसका कम लगाएगा, क्योंकि इसकी एरिया क्या हो गई, बढ़ गई। तो इन सारे एग्जाम्पल से हमको ये पता चला कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस जितना बढ़ेगा प्रेशर उतना ही कम होगा फॉर कांस्टेंट मास। और दूसरा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द फोर्स और द वेट, यानी कि वेट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। एक चेयर है, उस पे 100 kg के आदमी को बैठा दीजिए और 500 kg के आदमी को बैठा दीजिए, 500 kg वाले आदमी का वेट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एरिया उतनी है, एरिया नहीं बढ़ रही है, लेकिन आदमी का वेट बढ़ रहा है। वेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसीलिए कई बार होता है कि टू व्हीलर में, बाइक पे पीछे दो लोग बैठे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, मान लो कोई छोटा बच्चा है, मतलब हल्का है, उसका वेट कम है, और पीछे जो बैठा उसका क्या है, वेट ज्यादा है, मान लो 150 किलो का है, 200 किलो का है। तो कई बार होता है गाड़ी ऐसे ऐसे करने लगती है, ऐसे ही नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जो जिसका वेट कम है वो कम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, इस पे प्रेशर कम लगा रहा है सीट पे, और जिसका वेट ज्यादा वो ज्यादा लगा रहा है। तो इधर नीचे पीछे वाली सीट की तरफ जहाँ पे ज्यादा वेट वाला आदमी बैठा हुआ है, वो उसका प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो ये इधर खींचता है, इसलिए गाड़ी ऐसे ऐसे करने लगती है। क्लियर?